और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर मुगल काल की। उत्तर मुगल काल या परवर्ती मुगल काल। इसे हम परवर्ती मुगल काल, ठीक। परवर्ती मुगल काल की शुरुआत होती है बच्चों औरंगजेब की मृत्यु से। किसकी मृत्यु से? औरंगजेब की मृत्यु से। औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707, ठीक है। यहाँ से जो अन्य आने वाले मुगल बादशाह थे वो परवर्ती काल के अंतर्गत आते हैं, और औरंगजेब के पहले यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो शासक रहे उन्हें पूर्ववर्ती मुगल काल कहा जाता है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट। और मेरी आवाज़ आपको कुछ सुनाई दे रही बच्चों? दुर्गेश जी, यश जी, सोनू तिवारी, अभिषेक जी, साउंड क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? निक्की, नेहा भगत, वेलकम है बेटा आपका। जीएस फर्स्ट पेपर, अच्छा हाँ जीएस फर्स्ट पेपर, ठीक है। प्लेलिस्ट तो बनी हुई है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। कहा जाता है कि औरंगजेब के मरने के बाद परवर्ती मुगल काल की शुरुआत होती है। तो परवर्ती मुगल काल के बादशाहों का जरा क्रम देख लीजिए, सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस देखिए बच्चों। औरंगजेब के मरने के बाद पहला शासक कौन बना? मुअज्जम। मुअज्जम माने बहादुर शाह प्रथम, ठीक। इसका नाम क्या है? बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से लेकर बच्चों 1712 तक क्या रहा? शासक रहा। मुअज्जम के बाद मुगल बादशाह बना कौन? जहादर शाह। जहादर शाह, जहादर शाह शासक रहा बच्चों 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। इसके बाद जो है, इसके बाद बच्चों शासक बनता है कौन? फर्रुखुशियर। फर्रुखुशियर, ठीक। 1713 से लेकर 1719 तक। 1713 से लेकर 1719 तक। इसके बाद बनता है रफ़ी उत दर्जात। रफ़ी उत दर्जात ये 1719 में ही रहा बच्चों। सबसे कम समय तक 3 माह तक रहा, 6 रोग से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बनता है रफ़ी उत दर्जात। रफ़ी उत दर्जात ये भी 4 माह तक के, सॉरी रफ़ी उत दौला। रफ़ी उत दौला ये बच्चों केवल 4 माह तक शासक रहा, यानी 1719 में ही ये 4 माह तक शासक रहा, ठीक। और इसके बाद जो है शासक बनता है बच्चों अहमद शाह। देखिए बच्चों ये वही अहमद शाह हैं मुगल सल्तनत के, ठीक है। सॉरी माफ़ करिएगा, अहमद शाह नहीं, मोहम्मद शाह हैं। ये वही मोहम्मद शाह हैं बच्चों जिनके समय मुगल सल्तनत पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। इन्हीं के समय बच्चों आपकी मुगल सल्तनत जो है क्या हो जाती है? इन्हीं के समय आपका बंगाल, आपका बच्चों हैदराबाद, आपका अवध क्या हो जाता है? इनसे अलग हो जाता है। और इनका जो शासन रहा वो 1748 तक रहा, ठीक है। यानी इन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक शासक रहा। और इसके बाद अहमद शाह, अहमद शाह
1748 से ये बच्चों 1748 से लेकर 1754 तक रहे। अहमद शाह 1748 से 1754 तक। इसके बाद बच्चों शाह आलम द्वितीय, इसके बाद आता है आपका शाह आलम द्वितीय, जिनके समय आपका बक्सर युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ इनके समय 1754 से लेकर 1806 तक। इसके बाद बच्चों अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ये रहा आपका 1806 से 1837। इसके बाद रहा बच्चों आपका इसके बाद रहा आपका जो है लास्ट में बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अठारह सौ 6 से 1858 तक। ठीक है, तो ये रहे बच्चों उत्तर मुगल काल बादशाह के शासकों का क्रम। इसको आप पूरी तरह से एक सीक्वेंस में उतार लीजिए। ठीक है, इसको पूरी तरह से एक सीक्वेंस में आप लोग इसको उतार लीजिए, याद कर लीजिएगा फटाफट सभी लोग। और फिर यहाँ से क्रम से हम एक शासक को बहादुर शाह यानी मुअज्जम से बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? मुअज्जम की। ठीक है, ये चार्ट आप लोग क्लियर उतार लीजिए इसको, फिर हम चर्चा करते हैं किसकी बच्चों? मुअज्जम की। चलिए, मुगलों की राजधानी कहाँ थी बच्चों? आगरा। मुगलों की राजधानी क्या थी? आगरा थी। ठीक है, कहते हैं कि बच्चों इस समय जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब ने मरने से पहले एक वसीयतनामा लिखा था। वसीयतनामा औरंगजेब ने तैयार किया था और अपने राज्य को 20 प्रांतों में औरंगजेब ने बच्चों क्या किया था? डिवाइड किया था। औरंगजेब का पूरा प्रांत जो है वो 20 प्रांतों में क्या था? डिवाइड था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने वसीयतनामे के अनुसार अपने 3 पुत्रों में, जीवित पुत्र उसके 3 थे, वैसे तो 4 थे, लेकिन जीवित पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा इसका मुअज्जम था। इसका बड़ा बेटा मुअज्जम था जो बहादुर शाह के नाम से जाना गया। दूसरा आजम था बच्चों, और तीसरा कामबख्श था। और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय मुअज्जम जो है बच्चों वो कहाँ पे था? मुअज्जम आपके पेशावर में था बच्चों। कहाँ पे था ये? पेशावर में था। ठीक, पेशावर आपका कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। पेशावर के बगल में ही एक स्थान है जिसका नाम है बच्चों जमरूद। ठीक, ये पेशावर के बगल में ही है, नाम है जमरूद। और हैदराबाद में एक स्थान है अहमदनगर। अहमदनगर, यहाँ पर आप इनका दूसरा बेटा था कौन? आजम। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय कौन सा बेटा उनका कहाँ था? यहाँ पर कहाँ था? जमरूद में। बड़ा बेटा मुअज्जम था यहाँ पर। बड़ा बेटा बच्चों क्या था? मुअज्जम यहाँ पर था। और बीजापुर, ये जो आपका बीजापुर है, बीजापुर में इनका तीसरा बेटा बच्चों कामबख्श था। बीजापुर में इनका तीसरा बेटा कौन था? कामबख्श। इस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके तीनों बेटे बच्चों 3 केंद्रों पर यानी 3 स्थानों पर क्या थे?
फैले हुए थे, यानी 3 स्थानों पर उस समय सूबेदार के रूप में ये शासन संचालित कर रहे थे। ये प्रांतों के क्या थे? सूबेदार थे। ठीक है। कहा जाता है कि वसीयतनामा में औरंगजेब अपने मरने से पहले जो वसीयतनामा तैयार किया था उसमें उसने मुअज्जम यानी बड़े बेटे को क्या दिया था? दिल्ली। क्या दिया था बच्चों? दिल्ली। दिल्ली के साथ समीप के सारे प्रांत, यानी दिल्ली के साथ साथ उसके जो साथ लगे हुए प्रांत थे वो सारा किसको मिला था बच्चों? मुअज्जम को। यानी इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरह से जो है कहीं न कहीं उसने मुअज्जम को वरीयता दिया था दिल्ली देकर। ठीक है। दिल्ली उसमें राजधानी थी, आगरा दिल्ली। लेकिन वहीं दूसरे बेटे आजम को मालवा, गुजरात और आगरा दिया था। आजम को मालवा, गुजरात, आगरा, ठीक है, ये दिया था। और कामबख्श को बच्चों उसने बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा ये दिया था। बीजापुर और गोलकुंडा दिया था। ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये माने मालवा, गुजरात, आगरा सहित इसके साथ जो लगे हुए प्रांत थे वो आजम को मिले। बीजापुर, गोलकुंडा यानी दक्षिण राज्य के जो प्रांत थे वो किसको मिले? कामबख्श को लिए। आपको ये पता है कि बीजापुर और गोलकुंडा को बच्चों औरंगजेब ने जीता था 1686-87 में। ठीक। और दिल्ली सहित उसके समीप के राज्य दिए गए, किस प्रांत दिए गए? किसको? बड़े बेटे मुअज्जम को। तो ये तो उसने वसीयतनामा के अनुसार बच्चों बांट रखा था। ठीक है। यानी अपने वसीयतनामे में औरंगजेब ने इस तरह से अपने पूरे राज्य को उसने क्या किया था? 3 भागों में बच्चों डिवाइड किया था। ठीक है। 3 भागों में उसने क्या किया था? डिवाइड किया था। कहते हैं बच्चों कि औरंगजेब पहला ऐसा मुगल सल्तनत का शासक था जिसने चगताई परंपरा का उल्लंघन किया था। औरंगजेब पहला ऐसा शासक था जिसने बच्चों क्या किया था? चगताई परंपरा का उल्लंघन किया था। चगताई परंपरा का मतलब होता है, चगताई परंपरा का मतलब था कि पिता के जीवित रहते पुत्र जो है मुगलिया सल्तनत में वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। ठीक। और इस परंपरा को तोड़ने का काम बच्चों किसने किया था? स्वयं मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था। क्योंकि औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के जीवित रहते ही उनको शेरमंडल में क्या किया? कैद कर दिया और दारा सिको बड़े बेटे की हत्या करके उसने गद्दी हासिल किया था। तो वही काम उनके बेटों में भी होगा। कहते पिता जैसा करेगा वैसा ही तो पुत्र करेगा। तो यहां पर बच्चों जब इन्होंने औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो औरंगजेब के मरने के बाद उनके तीनों बेटों के बीच उत्तराधिकार युद्ध होता है। किसके लिए युद्ध होगा बच्चों? सत्ता के लिए। तो सीधी सी बात, जिस परंपरा को औरंगजेब ने पैदा किया है वो परंपरा आगे उनके बच्चे क्या करेंगे? उसका निर्वहन करेंगे। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जमरूद से आजम जो है बड़ी तेजी से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा और दिल्ली में आकर बच्चों दिल्ली पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। तो जैसे ही यहां पर जमरूद से यानी पेशावर से दिल्ली आकर बच्चों मोहम्मद शाह ने अपने आप को क्या किया? बहादुर शाह उपाधि के साथ, किस उपाधि के साथ बच्चों? बहादुर शाह उपाधि के साथ जो है अपने को क्या किया? औरंगजेब का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसने औरंगजेब को क्या किया? अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कौन? मोहम्मद यानी मुअज्जम। जिस समय मुअज्जम ने यहां पर अपने को उत्तराधिकारी घोषित किया उसी समय आजम ने बच्चों दक्षिण प्रांत में अपने को दक्षिण मुगल सल्तनत का क्या किया? बादशाह घोषित कर दिया। आजम ने दक्षिण भारत में अपने को बादशाह घोषित किया और कामबख्श ने अपने को बीजापुर में बादशाह घोषित कर दिया। यानी एक ही सल्तनत में 3 बादशाह घोषित हो गए बच्चों औरंगजेब के मरने के बाद। अब यहां पर समस्या ये खड़ी हो रही थी कि वास्तव में इस मुगल सल्तनत का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन बनता बच्चों? ठीक है, कौन बनता?
तो कहा जाता है कि अब यह युद्ध क्या था, असंभावित था। किसके बीच, आजम खां और मुअज्जम के बीच, कामबख्श और मुअज्जम के बीच। ठीक, तो युद्ध में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष बच्चों यहां को देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि आजम दिल्ली की तरफ बढ़ा, आजम दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, इसे रोकेगा कौन बच्चों, मुअज्जम। आजम और मुअज्जम के बीच आगरा के बगल आगरा जजाऊ नामक स्थान है, यहीं जजाऊ में एक युद्ध हुआ 1707 में बच्चों। ठीक, और जजाऊ के युद्ध में बच्चों क्या हुआ कि आजम पराजित हो जाता है जजाई के युद्ध में, और इसमें मुअज्जम बच्चों क्या होता है, विजयी होता है, और दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी यहां पर मुअज्जम बन जाता है। ठीक, लेकिन अभी एक समस्या बच्चों उसकी क्या है, बनी हुई है, एक समस्या बनी हुई है। कहा जाता है कि 1709 में कामबख्श को हैदराबाद में क्या करता है, पराजित करके हत्या कर देता है, कौन, मुअज्जम। तो 1709 में बच्चों कामबख्श की समस्या का भी क्या हो गया, समाधान हो गया, कामबख्श की समस्या का समाधान हो गया। ठीक, अब आप देखिए कामबख्श की समस्या, यानी अब जजाऊ और कामबख्श, सॉरी, आजम और कामबख्श दोनों की समस्याओं का समाधान करके अब जो है बच्चों मुअज्जम वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी के तौर पर मुगल बादशाह औरंगजेब का क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, और बादशाह अपने को क्या करता है, घोषित करता है। लेकिन कहा जाता है कि मुअज्जम में वो मजबूती नहीं थी जो बच्चों औरंगजेब में हुआ करती थी, और जिसकी वजह से कहा जाता है कि अब यह राजमहल, जो मुगलों का जो राजमहल था, जो दरबार था, वो षड्यंत्र का एक बच्चों क्या बन जाएगा, गढ़ बन जाएगा, स्थान बन जाएगा। कहते हैं कि जब मुखिया आपका कमजोर हो जाए तो मंत्री भी संतरी बन जाता है। ठीक है, यानी जो संतरी होता वो भी मंत्री बन जाता है, यानी कमजोर व्यक्ति भी अपनी बातों को रखना शुरू कर देता है या सलाह देना शुरू कर देता है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि अब क्या होगा, जरा गौर फरमाइए बच्चों। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक बच्चों क्लियर सभी को। पंकज पाठक जी, पानीपत का फर्स्ट और सेकंड युद्ध जो है वो आधुनिक भारत का पार्ट नहीं है। सचिन परिहार जी, प्रयागराज दिल्ली। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों किसके बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में। देखिए कहते हैं बच्चों मुअज्जम, यानी मुअज्जम माने औरंगजेब का बड़ा बेटा। मुअज्जम जिस समय बच्चों हैदराबाद में कहा जाता है कि मुअज्जम ने 1709 में हैदराबाद में पराजित किया किसको, कामबख्श को। कामबख्श को बच्चों ये क्या करता है, पराजित करता है। कामबख्श को पराजित करता है। ठीक, अब यहां पर जो है कहते हैं कि जिस समय मुअज्जम ने दक्षिण भारत में हैदराबाद में कामबख्श के विरुद्ध अभियान किया था, उसी समय नांदेड़ ये गोदावरी नदी के तट पर है बच्चों। नांदेड़ में उसमें उपस्थित थे 10वें गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु बच्चे गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर क्या थे, उपस्थित थे। और गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर बच्चों कामबख्श के विरुद्ध जो है मुअज्जम की क्या किया, मदद किया। कामबख्श के विरुद्ध जो है मुअज्जम की क्या करता है, मदद करता है। ठीक, लेकिन आप अगर गौर फरमाइएगा बच्चों तो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम को क्या किया था, समर्थन दिया था, कब, कामबख्श के विरुद्ध। लेकिन 10वें गुरु के उत्तराधिकारी जिनका नाम है बच्चों बंदा बहादुर ने बच्चों पूरे जीवन मुगलों के विरुद्ध क्या किया, संघर्ष किया। यानी बंदा बहादुर के गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम को क्या किया था, सपोर्ट किया था, जबकि बंदा बहादुर जो है लगातार मुगलों के विरुद्ध बच्चों क्या करता है, संघर्ष करता है।
ये बंदा मतलब क्या होता है, बंदा माने बच्चों होता है दास। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है बंदा बहादुर जो है बच्चों, ये गुरु गोविंद सिंह का क्या था, भक्त था, गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। ये मूल रूप से बच्चों भारद्वाज राजपूत था। राजपूत मतलब ठाकुर। ये बंदा बहादुर क्या था, ये भारद्वाज राजपूत था। और ये कहाँ का था बच्चों, कश्मीर का। ये मूलतः बच्चों क्या था, भारद्वाज राजपूत था। और कश्मीर के पुंछ जिले में, कश्मीर में एक जिला है बच्चों, कश्मीर के पुंछ जिले में, कश्मीर के पुंछ जिले में, कश्मीर के पुंछ जिले में, कश्मीर के पुंछ जिले में राजौरी, राजौरी गांव, राजौरी गांव में, ठीक है, राजौरी गांव में बच्चों ये क्या हुआ था, पैदा हुआ था। ये मूलतः भारद्वाज राजपूत था। वो आज भी कश्मीर में हिंदू है, वहाँ पे कुछ कहा जाता। वहीं पर बच्चों ये पैदा हुआ था 16 अक्टूबर 1670 को। इसका जन्म हुआ था बंदा बहादुर का 16 अक्टूबर 1670 को इसका जन्म हुआ था बंदा बहादुर का। इसका मूल नाम बच्चों लक्ष्मण देव था। इसे प्रेम से हम क्या कहते हैं, लक्ष्मण देव। इसका मूल नाम लक्ष्मण देव था, ठीक है। कहा जाता है कि इसके जीवन में एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी थी बच्चों। बंदा बहादुर के बारे में थोड़ी सी बता दें आपको, थोड़ी जानकारी आप लिख लीजिए। इनके पिता रामदेव थे, जो मूलतः एक कृषक थे, खेतीबाड़ी किया करते थे बच्चों, ठीक है। ये मूल रूप से खेतीबाड़ी करते थे इनके पिता। बंदा बहादुर के पिता का नाम रामदेव था। कहा जाता है कि एक ऐसी घटना बच्चों जो बंदा बहादुर के पूरे जीवन को ही क्या करती है, बदल देती है। और घटना ये थी कि शिकार करते समय एक हिरन बच्चों इनसे क्या हो जाता है, मर जाता है। उस हिरन की मृत्यु से इनका पूरा जीवन ही बच्चों बदल जाता है। जैसे अशोक कलिंग युद्ध पर जब गया तो कलिंग युद्ध की घटना को देखकर बच्चों उसका हृदय द्रवित हो जाता है। कहा जाता है कि उसके बाद बच्चों उसने युद्ध घोष को धम्म घोष में बदल दिया, यानी युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है। वही चीज़ इनके साथ घटित हुआ और एक हिरन की मृत्यु ने इनके जीवन को बदल दिया। कहा जाता है उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और एक नाम इन्होंने अपना रखा, जो नाम था इनका बच्चों माधव दास। कहा जाता है कि लक्ष्मण देव ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया, माधव दास कर लिया। और माधव दास के नाम से गोदावरी नदी के तट पर, कहाँ पर बच्चों, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक, नांदेड़ में इन्होंने बच्चों अपना आश्रम बनाया। नांदेड़ में इन्होंने आश्रम बनाया और वहीं पर ये क्या किए बच्चों, रहने लगे नांदेड़ में ही। और आपको अगर याद होगा बच्चों तो ये वही नांदेड़ है जहां पर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की क्या होगी, मृत्यु होगी, ठीक है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होगी। कहा जाता है इसी नांदेड़ में बच्चों मुलाकात होती है माधव सिंह की, माधव दास की, किससे, गुरु गोविंद सिंह से। और गुरु गोविंद सिंह से मिलकर यह लक्ष्मण देव यानी माधव दास इतना प्रभावित होता है बच्चों कि यह गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बन जाता है। माधव दास से ये बच्चों को बन गया क्या, बंदा। कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह ने जब इनसे पूछा माधव दास से कि आप कौन हो, तो इन्होंने कहा बंदा। बंदा माने होता है दास। तो गुरु गोविंद सिंह ने बच्चों इनको बंदा बहादुर की उपाधि दिया, टाइटल। और बंदा बहादुर की टाइटल लेने के बाद यह गुरु गोविंद सिंह के चरणों में अपना नमन करते हैं और उनका शिष्य बन जाते हैं। और कहा जाता है कि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने इनको 5 तीर और कमान इनको क्या किया, माने उपलब्ध कराया, दिया। और यहाँ से इन्होंने माधव दास का जो जीवन था वो बदल जाता है बच्चों, किसमें, बंदा बहादुर में, ठीक। और बंदा बहादुर ही गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद सिखों का क्या करता है, नेतृत्व करता है। लेकिन दोनों के नेतृत्व में बड़ा फर्क है। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम की मदद किया था, तो वहीं लक्ष्मण सेन पूरे जीवन बच्चों विद्रोही बनकर रहा, किसका, मुगलों का। और 1716 में इसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। और यह मृत्यु 1617 में जो हुई थी मुगलों के द्वारा, कहा जाता मुअज्जम के समय ही, मुअज्जम के समय नहीं बच्चों, ये फर्रुखियत के समय हुई थी। फर्रुखियत ने इसकी हत्या करवाई थी, कब, 1617 में। लेकिन इसकी हत्या में यानी लक्ष्मण सेन की हत्या में जाट सरदार चूड़ामणि ने अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहा जाता है कि चूड़ामणि जो जाट सरदार था, इसी की सहायता से फर्रुखियत ने बच्चों बंदा बहादुर की क्या किया था, हत्या करवाया था। तो ये
छोटी सी जानकारी हमने बच्चों बंदा बहादुर के बारे में आपको दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? सुमन राजपूत, कोई क्वेश्चन? जस्मिन पांडे जी, गुड इवनिंग। प्रिंस कुशवाहा, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो शो नहीं होते, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? प्रिंस कुशवाहा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए, हो सकता है प्लेलिस्ट में कुछ गड़बड़ी हो, प्लेलिस्ट को फिर से देख लीजिए आप लोग, सारी वीडियो होनी चाहिए प्लेलिस्ट में। बेटा इसका पीडीएफ आप, चूंकि ये मैं लिखा हुआ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक, और पीडीएफ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता बच्चों, वो आपको पेड बैच में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब की पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगी। हाँ, ये इसके लिए सॉरी आप लोगों से, यूट्यूब पर आपको पीडीएफ की सुविधा नहीं होती है, इसके लिए आपको प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहते हैं ये तो रही बात बच्चों किसकी, बंदा बहादुर की। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि जब बहादुर शाह यानी मुअज्जम जब शासक बना बच्चों, तो मुअज्जम के शासक बनने के बाद, चूंकि मुअज्जम यानी जिसे बहादुर शाह कहते हैं, इस यह जब बच्चों शासक बना, तो शासक बनने के बाद मुअज्जम ने कुछ बदलाव किया। बदलाव क्या किया? बहादुर शाह, सॉरी, मुअज्जम को हम बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं बच्चों, तो जब नाम आए बहादुर शाह तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसे हम बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम ने बच्चों असद खां को अपना क्या बनाया बच्चों, वजीर। असद खां को क्या बनाया, वजीर। वजीर मतलब वित्त मंत्री, असद खां इसका क्या बनता, वजीर। ये भी सॉरी माफ करिएगा, ये पूछा जाता है वजीर। अब यहाँ से वजीर के पद, मुनीम के पद महत्वपूर्ण क्यों होते जाएंगे? इसलिए क्योंकि राजा कमजोर हो रहा है, तो जो अधिकारी महत्वपूर्ण बनेगा उसका नाम पूछा जाएगा। क्योंकि अभी तक जब तक औरंगजेब या जहांगीर, शाहजहां और अकबर थे, तब तक अधिकारियों का कोई महत्व नहीं होता था। लेकिन जब बादशाह कमजोर होगा तो अधिकारी ये क्या होंगे, मजबूत होंगे, ये किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, तो इनको भी क्या करेगा, इतिहास याद रखेगा। तो इनको इतिहास में महत्व दिया गया, पूछा गया। ठीक, कहा जाता है कि इनका वजीर बच्चों कौन था, मुनीम खां। यहाँ गलती से हमने असद खां लिख दिया, असद खां जुल्फिकार खां का पिता है। ठीक, तो मुनीम खां बच्चों इनका क्या बनता है, वजीर बनता है मुनीम खां। ठीक, कहा जाता है कि बहादुर शाह का जो दरबार है बच्चों, ये षड्यंत्र का स्थान बन चुका था पूरी तरह से। और इनका दरबार में बच्चों जब बहादुर शाह स्वयं कमजोर हो गए, तो इनके राज दरबार में रहने वाले जो मुसलमान थे, वो दो दलों में बच्चों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक, तो अब इनके राज्य में बच्चों दलगत राजनीति होना शुरू हुई, दो दल बन गए यहाँ पर। ठीक है, दो दल यहाँ पर बन गए, एक ईरानी दल और दूसरा तुरानी दल। ईरानी दल मतलब बच्चों जो फारस के या ईरान के मुसलमान थे, और दूसरा तुरानी दल वह दल था बच्चों जो तुर्क से आए हुए मुसलमान थे। तुरानी दल ये तुर्क से आए हुए मुसलमान थे। कहा जाता है कि ईरानी दल में बच्चों दो लोग शामिल थे, असद खां और असद खां का बेटा जुल्फिकार खां। असद खां और असद खां का बेटा था जुल्फिकार खां। ये दो लोग बच्चों इसमें शामिल थे। किस दल में दोनों थे बच्चों, ईरानी दल में। ये दो लोग किस में थे बच्चों, ईरानी दल के सदस्य थे। और गाजी उद्दीन फिरोज जंग, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि गाजी उद्दीन फिरोज जंग गाजी उद्दीन फिरोज जंग और दूसरा चिनकिलिज खां।
चिनकिलिज खां, ठीक है। गाजिउद्दीन फिरोज जंग, चिनकिलिज खां, ये तुरानी दल के सदस्य थे। दूसरा, ये ईरानी दल के सदस्य थे। ये जो दो लोग ईरानी दल के, यानी बहादुर शाह की कमजोरी का कारण ये था कि इनके दल के जो मंत्री थे उन्होंने गुटबाजी करना शुरू किया और इनके राज दरबार से अब मुगल सल्तनत में बच्चों एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, जहां पर मंत्री जो है किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। यानी अब जो है मंत्रियों के द्वारा ये तय किया जाएगा कि कौन बादशाह बनेगा और कौन बादशाह बच्चों नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक नई परंपरा की शुरुआत बहादुर शाह के समय देखी गई, ठीक है। कहते हैं कि बहादुर शाह बच्चों, बहादुर शाह के बारे में सिडनी ओवन ने एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। बहादुर शाह के बारे में सिडनी ओवन इन्होंने कहा था बच्चों कि ये मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह था। ये सिडनी ओवन का स्टेटमेंट है कि ये मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी इसके बाद जितने भी मुगल बादशाह बनेंगे उनकी राजनीतिक या सांस्कृतिक या सामाजिक योग्यता पूरी तरह से बच्चों खत्म है, यानी कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जो उनके बारे में कही जाए। कहा जाता है कि जिस समय बहादुर शाह ने बच्चों सत्ता संभाला, जिस समय बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है, कहा जाता है कि इसने बच्चों कुछ जो है कुछ तो इसने समने शिया मुसलमानों को भी सपोर्ट करने का बर्ताव दिखाया। जब ये गद्दी पर बैठा, उपाधि ग्रहण किया, तो कहा जाता है कि इसने अपनी उपाधि के आगे एक नया शब्द लगाया था बच्चों, सैयद। और सैयद जो है ये शिया मुसलमानों में प्रचलित था, जबकि आपको ये पता है कि मुगल सल्तनत के जो मुसलमान थे ये सुन्नी थे, ठीक। लेकिन ये पहला ऐसा बादशाह था जो सुन्नी के साथ साथ शिया मुसलमानों का सपोर्ट लेने के लिए अपनी टाइटल में इसने क्या जोड़ा, सैयद जोड़ा। और सबसे बड़ी बात इसने एक परिवर्तन ये किया कि कहा जाता है कि मस्जिदों पर जो खुतबा पढ़ा जाता था शुक्रवार के दिन, उस खुतबे में इसने कहा जाता है बच्चों की अली जो धर्मगुरु होते थे, जिनको खलीफा कहा जाता है, अली खलीफा जो शिया मुसलमान हुआ करते थे, अली खलीफा के नाम को भी क्या किया, दर्ज करवाया खुतबे में। तो इससे ये पता चलता है कि यह सुन्नी मुसलमानों के साथ साथ शिया मुसलमान, जिनका नेतृत्व औरंगजेब के समय बच्चों कौन कर रहा था, दारा शिकोह कर रहा था, ठीक। शिया मुसलमानों का समर्थन भी बहादुर शाह लेने का प्रयास किया, जिनसे नाराज हुआ करता था औरंगजेब। यानी बहादुर शाह एक ऐसा शासक है जिसमें शाहजहां और औरंगजेब दोनों की छवि देखी जा सकती है बच्चों, क्योंकि इसने शिया मुसलमानों के साथ साथ सुन्नी मुसलमानों का भी समर्थन, सुन्नी तो स्वयं था, सुन्नी के साथ साथ बच्चों इसने शिया मुसलमानों का सपोर्ट या समर्थन लेने का क्या किया, प्रयास किया, ठीक। तो ये एक माने बहादुर शाह की बच्चों उपलब्धि आप कह सकते हैं, या ये बहादुर शाह की बच्चों चालाकी या योग्यता कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि बहादुर शाह की कोई राजनीतिक योग्यता तो नहीं रही, लेकिन हाँ इनके समय एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये घटी थी बच्चों। कहा जाता है कि अगर आप गौर फरमाइए तो इस समय मराठा साम्राज्य को अगर आप देखें तो मराठा साम्राज्य में बच्चों शिवाजी जो आप पढ़ चुके हैं, शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी 1760 में, और शिवाजी के मरने के बाद इनका बड़ा बेटा संभाजी उत्तराधिकारी बना, संभाजी प्रथम, ठीक। संभाजी प्रथम के बाद राजा राम इनका उत्तराधिकारी बनता है, और राजा राम के बाद बच्चों राजा राम की पत्नी ताराबाई उत्तराधिकारी बनी। ताराबाई 1700 से 1707 तक शासिका रही, और ताराबाई ने बच्चों मुगलों की नाक में दम कर रखा था। ताराबाई जो है बेहद परेशान कर रही थी बच्चों मुगल बादशाहों को। कहा जाता है कि मुअज्जम जिसमें शासक बना था उसी समय बच्चों कहा जाता है कि औरंगजेब ने संभाजी के बेटे को शाहू को कैद खाने में रखा था। शाहू कहाँ कैद था बच्चों, आगरा में, शाहू आगरा में कैद था, ठीक। और आगरा प्रांत वसीयत में किसको मिला था बच्चों, याद रखिए आजम को मिला था। आजम बेटा है किसका, औरंगजेब का। कहा जाता है कि ताराबाई ने जब मुगलों को परेशान करना शुरू किया तो जुल्फिकार खां ने, किस जुल्फिकार खां ने, इस जुल्फिकार खां ने आजम खां को जो आगरा का सूबेदार था उसको क्या किया, सलाह दिया
कि अगर साहू को कैद खाने से मुक्त कर दिया जाए तो साहू चूंकि वास्तविक उत्तराधिकारी है मराठा राज्य का, तो जब ये साहू जाएगा तो ताराबाई से क्या करेगा, युद्ध करेगा, और ताराबाई से युद्ध करने की वजह से ये मराठा आपस में क्या होंगे, उलझ जाएंगे, और इससे हमें मुगलों को क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तो इस उद्देश्य से साहू जो है मुअज्जम के समय ही बच्चों कैद खाने से मुक्त हुआ था। तो यहाँ पर कई तरीके से प्रश्न बन सकता है कि जिस समय साहू कैद खाने से छोड़ा गया उस समय दिल्ली सल्तनत में शासक कौन था, तो मुअज्जम था। किसने छोड़ा, आजम खां ने छोड़ा। किसके कहने पर छोड़ा, जुल्फिकार खां के कहने पर छोड़ा। ठीक है, तो कहा जाता है बच्चों कि बहादुर शाह की कोई राजनीतिक उपलब्धि तो नहीं रही, लेकिन हाँ मराठों के पक्ष में ये रही, और बंदा बहादुर के पक्ष में बच्चों ज़्यादा उपलब्धि नहीं रह सकी, क्योंकि बंदा बहादुर को ये कंट्रोल नहीं कर पाए, और बंदा बहादुर ने इनके बहुत सारे क्षेत्रों को क्या किया था, जीत लिया था। हालांकि बंदा बहादुर को पूरी तरह से बच्चों समाप्त किया किसने, फर्रुखियर ने 1617 ईस्वी में। ठीक, तो इनके बाद बच्चों शासक बनता है कौन, जहादर शाह। इसके बाद बच्चों शासक बनता है कौन, जहादर शाह। और फर्रुखियर के बाद अगला शासक बनेगा कौन, जहादर शाह। ठीक है, जहादर शाह। तो इसको बच्चों यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, और जब मन न करे तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आज बहादुर शाह को आपको हमने पढ़ा दिया है। कल हम चर्चा करेंगे बच्चों क्रम से जहादर शाह, फर्रुखियर, मोहम्मद शाह, ठीक, या अहमद शाह, फिर शाह आलम, ये क्रम से सीक्वेंस से आपको चर्चा करेंगे, और सभी उत्तर मुगल बादशाहों के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक कंटिन्यू रखिए, और कल हम फिर आपको बच्चों क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए।